अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके बीच लेकर हाज़िर हूँ एक मैराथन वीडियो, जिसके अंदर मैं बात करूँगा दास्तान। दास्तान जो CC1 का सिलेबस में दिया गया हुआ जो चैप्टर्स है, उसके अंदर 5 यूनिट है। इन पाँचों यूनिट में जो भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, यानी मारूजी सवालात पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में PG फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बच्चों के लिए, तो उनके लिए यह वीडियो है। और बग़ैर किसी देरी के मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ और जल्दी मैं इसे ख़त्म करूँगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है और याद बहुत ज़्यादा करना है। तो चलें आगाज़ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यूनिट 1 है दास्तान, यानी दास्तान गोई और उनका जो इर्तिका है उसके बारे में हमें तो पढ़ना है, लेकिन मारूजी सवाल में जो दास्तान से क्या ऐसा पूछ सकता है उस पर हम गौर करेंगे। दास्तान यानी यूनिट 1 में 34 सवाल हैं इसके अंदर, और हम बात करते हैं। पहला जो सवाल है, उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान कौन है? नसरी दास्तान कौन है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबरस। अगला सवाल है, उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? आप पहला जो सवाल है उससे आप मिला सकते हैं, यानी गौर कर सकते हैं कि पहली नसरी दास्तान कौन सी थी, वो सबरस है। तो सबरस किसके दौर में लिखी गई? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको कुतुब शाही दौर में। ठीक है, कुतुब शाही दौर में पहली जो नसरी दास्तान है वो लिखी गई थी। इनमें से कौन सी दास्तान लखनऊ में लिखी गई? तो कौन सी दास्तान है जो लखनऊ में लिखी गई थी? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको फसानाए आज़ाद। फसानाए आज़ाद लखनऊ में लिखी गई थी। अगला सवाल है, इनमें तबाज़ात दास्तान कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा आपको रानी केतकी की कहानी। अगला सवाल है, माफूकुल फितरत। ठीक है, फ़ुक फितरत अनासिर किस में पाए जाते हैं? माफूकुल फितरत अनासिर जो है ये किस में पाए जाते हैं? तो पाँचवें का जो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी दास्तान। अगला सवाल है, उर्दू में तबाज़ात दास्तान कौन सी है? तो तबाज़ात दास्तान कौन सी है? ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इसके अंदर ऑप्शन में है फसानाए अजायब। ठीक है, तो फसानाए अजायब जो है ये आपको तबाज़ात दास्तान है। ठीक है, सबरस क्या है? ये तमसीली दास्तान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको मदन बान किस दास्तान का किरदार है? मदन बान किस दास्तान का किरदार है? तो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रानी केतकी की कहानी। मदन बान कौन है? ये सहेली है रानी केतकी की। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी दास्तान है जिस में तोता एक अहम किरदार अदा करता है? अहम किरदार अदा करता है, कौन सी दास्तान है वो? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, फसानाए अजायब। ठीक है, फसानाए अजायब में तोता जो है एक अहम किरदार अदा करता है। अगला जो सवाल है, इनमें से कौन सी सिन्फ ज़बानी बयानिया के लिए मशहूर है? तो ज़बानी बयानिया जो है, तो इसका ये जो आपको सिन्फ है ये है आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी दास्तान। ठीक है, दास्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है 10वां नंबर पे, वो है हिदायकुल अंजार किस दास्तान का हिस्सा है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोस्तान ख़याल। तिलिस्म अज्जा व अजसाम का ताल्लुक़ किस दास्तान से है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 11वां नंबर पे, ऑप्शन नंबर सी, यानी बोस्तान ख़याल। ठीक है, अगला सवाल है, किस दास्तान का तर्जुमा अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, पुर्तगाली और लातीनी ज़बानों में हुआ है? तो 12वां का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाग़ व बहार। अगला सवाल है कि दर मदही अक्ल और दर मज़म्मत तमा ये ज़ैली उन्वानात किस दास्तान के हैं? ये ज़ैली उन्वानात किस दास्तान के हैं? तो 13वां का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सबरस। अगला सवाल है, क़िस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा दास्तान। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में कौन सी सिन्फ गैर अफसानवी नहीं है? तो गैर अफसानवी नहीं है, तो इसमें जो जवाब हो जाएगा आपको दास्तान। गैर अफसानवी में खाका, खुदनविस्त, इंशाइया, सवाना निगारी, ख़त वगैरह सब आता है। दास्तान नावल से किस वजह से जुदा है? तो इसमें जो जवाब हो जाएगा 16वां नंबर का ऑप्शन नंबर डी, माफूकुल फितरत अनासिर इसमें पाए जाते हैं। रानी केतकी की कहानी का अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? तो रानी केतकी जो है ये एक दास्तान है। अगला सवाल है, दास्तान फसानाए अजायब कब लिखी गई? फसानाए अजायब कब लिखी गई? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1824 ईस्वी। अगला सवाल है, फ़न दास्तान गोई किसकी तसनीफ़ है? तो ये किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब हो जाएगा 19वां नंबर में फ़न दास्तान गोई, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद ने फ़न दास्तान गोई लिखा।
अगला सवाल है दास्तान की शेरियात के मुसन्निफ़ कौन है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शमसुल रहमान फ़ारूक़ी। अगला सवाल है दर्ज झेल में किस दास्तान गो का ताल्लुक़ दक्कन से है? तो दक्कन के जो दास्तान गो हैं वो हैं आपको मुल्ला वजही। अगला सवाल है आपको दर्ज झेल में कौन सी दास्तान दक्कन में लिखी गई? तो दक्कन ज़बान में लिखी गई थी, वो है सबरस। ठीक है। अगला सवाल है आपको 23वां नंबर पे कौन सी दास्तान सलीस इबारत में लिखी गई? सलीस इबारत में लिखी गई तो वो कौन सी दास्तान थी? तो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी बाग वो बहार। अगला सवाल है मंदरजा झेल में से ज्ञानचंद जैन की कौन सी तसनीफ़ है? तो ज्ञानचंद जैन की कौन सी तसनीफ़ है? तो जवाब हो जाएगा 24 नंबर पे ऑप्शन नंबर ए यानी उर्दू की नसरी दास्तान है। फ़न दास्तान गोई कलीमुद्दीन अहमद का लिखा हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है आपको दर्जा झेल में तमसीली दास्तान कौन सी है? तमसीली दास्तान अगर पूछे जाए तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सबरस। ठीक है। 25 का 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है लखनऊ तहजीब की अक्कासी किस दास्तान में मिलती है? तो लखनऊ की अगर बात करें तो इसमें जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी फसाना अजायब। ठीक है। फसाना अजायब जो है ये इसके अंदर लखनऊ की तहजीब की अक्कासी की गई है। अगला सवाल है सबरस पहली बार कब शाये हुई? तो पहली बार ये 1635 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। यानी 1635 ईस्वी में सबरस जो है पहली बार शाये हुआ। ठीक है। यानी 27 का ए इस करेक्ट हो जाएगा। 28वां नंबर पे है हमारी दास्तानें के मुसन्निफ़ कौन है? तो हमारे दास्तान के मुसन्निफ़ हैं वक़ार अज़ीम। वक़ार अज़ीम जो हैं वो हैं हमारी दास्तानें के राइटर। ठीक है। कलीमुद्दीन अहमद जो है कलीमुद्दीन अहमद का लिखा हुआ कौन सा दास्तान है? तो इसमें जो जवाब हो जाएगा आपको कलीमुद्दीन अहमद का वो है फ़न दास्तान गोई। हमारी दास्तानें ये हमारी दास्तानें किसने लिखी? वो है वक़ार अज़ीम। ठीक है। और ज्ञानचंद जैन ने कौन सी लिखी? वो है उर्दू की नसरी दास्तानें। ठीक है। अगला सवाल है दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको 29वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी दास्तान में फ़ोकुल फ़ितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है। ठीक है। इसका ये करेक्ट हो जाएगा सी। अगला सवाल है दिल्ली की मुआशरत किस दास्तान में पेश की गई है? तो जवाब हो जाएगा बाग वो बहार। ठीक है। मीर अमन बाग वो बहार से यानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे तो बाग वो बहार में दिल्ली की मुआशरत जो है उसे पेश किया गया। ठीक है। सबरस में डकनी। ठीक है। फसाना अजायब में आपको कौन सा? वो है लखनऊ की तहजीब। आगे बढ़ते हैं। दास्तान सबरस में अक्ल किस मुल्क का बादशाह था? तो अक्ल जो है ये आपको सिस्तान का बादशाह है। ठीक है। सिस्तान का बादशाह अक्ल है। ठीक है। 20 करेक्ट हो जाएगा 31वां नंबर पे। अगला सवाल है आपको 32वां नंबर पे वो है तजस्सुस तहय्युर और तवाल झेल की किस सिन्फ की खुसूसियत है? तो कौन सी खुसूसियत है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको किसकी है? तो किस सिन्फ की खुसूसियत है ये? तो जवाब हो जाएगा दास्तान। ठीक है। तजस्सुस तहय्युर और तवाल। ठीक है। अगला सवाल है दास्तान नौतर्ज मुरस्सा की तसनीफ़ कब हुई? तो इसकी तसनीफ़ कब हुई थी? तो 33वां नंबर का जो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1875 ईस्वी। ठीक है। अगला सवाल है आपको दास्तान रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन हैं? तो 34 का जवाब हो जाएगा आपको रानी केतकी के वालिद। ठीक है। यानी रानी केतकी का वालिद है। रानी केतकी का वालिद जो है वो है आपको राजा जगत प्रकाश। ठीक है। तो ये आपको यूनिट 1 में यानी दास्तान से लिया गया ये सब मारूजी सवाल है जिसका आंसर आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब आइए यूनिट 2 पढ़ते हैं। यूनिट 2 जिसके अंदर सबरस आता है यानी सबरस दास्तान है जो दक्कन में लिखी गई दक्कनी भाषा में। ठीक है। मुल्ला वजी के द्वारा लिखा गया। ठीक है। सबरस जो है मुल्ला वजी का लिखा हुआ क्या है? उर्दू नस्ल की पहली दास्तान है सबरस। तो आइए सबरस से रिलेटेड जो भी मारूजी सवालात हैं उसे देखते हैं। सवाल है सबरस किस मुसन्निफ़ की तख्लीक है? तो जवाब हो जाएगा आपको मुल्ला वजी। बी इस करेक्ट हो जाएगा। सबरस का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? तो जवाब हो जाएगा आपको तमसील। ठीक है। तमसील दास्तान है ये सबरस। अगला सवाल है सबरस हिंदुस्तान के किस सूबा में लिखी गई? किस सूबे में लिखी गई? जवाब हो जाएगा आपको दक्कन। अगला सवाल है सबरस कब लिखी गई? जवाब हो जाएगा 1045 हिजरी। ठीक है। यानी 20 करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो उल्टा लिख दिया गया। ठीक है। जब वो प्रिंट वक्त में ये गलत हो गया है। ठीक है। यानी 1045 हिजरी में लिखी गई थी। ठीक है। और 1635 ईस्वी में। ठीक है। हिजरी अगर पूछे तो 1045। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबरस किसके अहद में लिखी गई? तो किसके अहद में लिखी गई थी? तो इसका जो जवाब हो जाएगा अब्दुल्लाह कुतुब शाह। ठीक है। 20 करेक्ट हो जाएगा 5वां का। अगला सवाल है मुल्ला वजी की पैदाइश कब हुई?
तो यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने जब प्रिंट किया है तो इन्होंने गलत प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ए में 961 हिजरी है, बी में 963 हिजरी, फिर सी में है 961 हिजरी, फिर है 960 हिजरी। तो देखिए अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो वहाँ आपको 974 हिजरी बताता है, लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन अगर आपके पास अगर मान लीजिए सेम पूछ देता है इसी तरह से, तो यहाँ पर आप इसका जो जवाब हो जाएगा आपको 963 हिजरी के आसपास, ठीक है। वैसे ये सब सवाल नहीं पूछेगा आपको क्योंकि हिजरी से है, और इसका जो पैदाइशी डेट जो है मुल्ला वजी का वो बहुत कम ही पता है किसी को कि ये कब पैदा हुए, तो इस तरह का सवाल कम ही पूछने का चांस है। अगला सवाल है कि मुल्ला वजी का असल नाम क्या था? तो मुल्ला असदुल्ला खां, ठीक है। तो असदुल्ला मुल्ला वजी था, ठीक है ना। तो असदुल्ला खां था उनका पूरा नाम। तो इसमें जो जवाब हो जाएगा आपको सवाल नंबर है आपको सवाल नंबर 6 था ना, इसके बाद सवाल नंबर 7 है। अगला है सवाल नंबर 7 में मुल्ला वजी का असल नाम क्या है? तो असल नाम असदुल्ला है, ठीक है। यहाँ पे असद लिखा हुआ है, ठीक है। इब्ने असद, सैयदुल्ला, फिर सादुल्ला, ठीक है। ये सब नहीं होगा, असद है तो असदुल्ला होगा, ठीक है। तो असद है अगर तो असद ही लिखना पड़ेगा, ठीक। आगे देखते हैं वजी ने कौन सी मसनवी लिखी? तो कौन सी मसनवी लिखी थी? तो ये हो जाएगा, इसमें जवाब हो जाएगा आपको कुतुब मुश्तरी, ठीक है, यानी 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 9वां नंबर पे कि सबरस का हीरो कौन है? सबरस का हीरो कौन है? तो इसमें जो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल जो है, दिल ये हीरो है और हुस्न जो है वो हीरोइन है, ठीक है। यानी आगे भी सवाल पूछ दिया है सबरस के हीरोइन का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा हुस्न। अगला सवाल है वजही की सन वफ़ात, ठीक है, सन वफ़ात जो है, यानी अगला सवाल है वजही की सन वफ़ात क्या है, यानी इंतकाल कब हुआ? तो जवाब हो जाएगा आपको 1659, ठीक है, 1659 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। दर मदही अक्ल और दर मजम्मत तमा, ये ज़ेली उन्वानात किस दास्तान के हैं? जवाब हो जाएगा सबरस। अगला सवाल है वजही का किस दबस्तान से ताल्लुक़ है? तो जवाब हो जाएगा वजही जो है ये आपको दक्कन, ठीक है, दक्कन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपको मुल्ला वजही का पूरा नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा आपको मुल्ला असदुल्ला वजही, ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है सबरस में अक्ल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया है? अक्ल जो है वो सिस्तान का बादशाह है। अगला सवाल है ये वो मोती नहीं जिसको गवास पाए? मुल्ला वजही ने इस मिसरे में किस शायर पर चोट की है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको गौसी, ठीक है, गौसी जो है इस पर इन्होंने चोट की है, तो सी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो जवाब हो जाएगा अब्दुल्लाह कुतुब शाह, ठीक है, ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 18वां नंबर पे कि सबरस में दिल का जासूस कौन है? दिल का जासूस आपको नज़र है, ठीक है। अगला सवाल है किस अदीब ने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा है? ज़बान हिंदुस्तान कहा है, तो 19 का जवाब हो जाएगा आपको मुल्ला वजही ने। अगला सवाल है मुल्ला वजही ने कुतुब शाही ख़ानदान के कितने बादशाहों का ज़माना देखा? तो जवाब हो जाएगा सी, ठीक है, यानी 4 शाही ख़ानदान को देखा है, कुतुब शाही को, ठीक है। अगला सवाल है सबरस में नमीर किसकी बेटी है? नमीर जो है वो किसकी बेटी है? तो सबरस में 21 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रकीब की बेटी है। अगला सवाल है नसीरुद्दीन हाशमी ने किस दास्तान के बारे में लिखा है कि ये तसूफ़ की बेहतरीन किताब है जिसको फ़र्ज़ी क़िस्सा के तौर पर लिखा है? तो 22वां का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबरस। अगला सवाल सबरस में कौन सा किरदार किलाए हिजरा में ज़िंदगी गुजारने के साथ वसल महबूब की दुआएं भी मांगता है? तो जवाब जो हो जाएगा आपको 23वां नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुस्न। अगला सवाल है सबरस में कौन सा किरदार गिरफ्तारी के बाद खुद को कीमिया गर बताता है? तो कीमिया गर बताता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नज़र। अगला सवाल है हुस्न और दिल का किस्सा किस किताब में है? तो जवाब हो जाएगा सबरस में।
तो ये आपका सबरस से रिलेटेड था, यानी यूनिट 2 से। आगे इसका जवाब आप देख पा रहे होंगे, 25 तक का जवाब दिया हुआ है। अब आइए यूनिट 3। यूनिट 3 में है बाग व बहार। मीर अमन देहलवी का लिखा हुआ है बाग व बहार, ठीक है। बाग व बहार जो किस्सा है, ये 4 दरवेश और एक बादशाह की कहानी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या सब इसमें ऑब्जेक्टिव सवालात पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इस यूनिट में हम पूरे 34 मारूजी सवालात को देखेंगे। पहला सवाल है आपको, बाग व बहार में कितने दरवेशों का किस्सा बयान किया गया है? जवाब हो जाएगा आपको 4, ठीक है। आज़ाद बख्त के वज़ीर का क्या नाम था? तो इनके जो आपको वज़ीर थे, यानी आज़ाद बख्त के वज़ीर थे, उनका नाम था आपको खुर्दमंद, ठीक है। खुर्दमंद था, ठीक है। सी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन सी तसनीफ़ मीर अमन की है? तो कौन सी है मीर अमन की? तो बाग व बहार है। बाग व बहार के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब हो जाएगा मीर अमन देहलवी। अगला सवाल है, 40 साल की उम्र में बादशाह को क्या महसूस हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा औलाद न होने का एहसास। ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस्सा आज़ाद बख्त का किस नस्री सिन्फ से मुताल्लिक़ है? तो जवाब हो जाएगा दास्तान। अगला सवाल है, बाग व बहार के अलावा मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? तो जवाब होगा गंज खूबी, ठीक है। ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बाग व बहार की तसनीफ़ का ताल्लुक़ किस इदारे से है? तो बाग व बहार जो है जॉन गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा था। तो बी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ? तो 9वां का जो आंसर हो जाएगा आपको कोलकाता। अगला सवाल है 10वां नंबर पे, बाग व बहार की जो तकमील है किस साल में हुई? तो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 1801 ईस्वी। 11वें नंबर पे सवाल है, बादशाह आज़ाद बख्त की ज़ात में किस तरह की अदालत पाई जाती है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौशेरवां की तरह। अगला सवाल है, चार दरवेश का एक और तर्जुमा किसने किया था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 12वां नंबर पे ऑप्शन नंबर ए, अता हुसैन तहसीन। अगला सवाल है, बाग व बहार किस किताब का तर्जुमा है? जवाब हो जाएगा आपको किस्सा चार दरवेश। अगला सवाल है आपको, किस्सा आज़ाद बख्त का के मुसन्निफ कौन है? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मीर अमन देहलवी। अगला सवाल है, आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह था? तो जवाब हो जाएगा आपको रोम, ठीक है। रोम का आज़ाद बख्त जो है बादशाह था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, आज़ाद बख्त का किस्सा किस किताब से माखूज है? तो जवाब हो जाएगा आपको 16वां नंबर पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाग व बहार। अगला सवाल है, किस्सा चार दरवेश किस ज़बान में लिखी गई? तो किस ज़बान में लिखी गई थी? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ारसी ज़बान में। अगला सवाल है, मीर अमन ने किस उन्वान से बाग व बहार का आगाज़ किया है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुरू किस्से से। अगला सवाल है, आज़ाद बख्त ने आईने में क्या देखा? आज़ाद बख्त ने आईने में क्या देखा? तो 19वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मूँछों में सफ़ेद बाल, ठीक है। यानी मूँछ जो है, मूँछों में सफ़ेद बाल को देखता है। अगला सवाल है, नौतर्ज मुरस्सा के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो 20वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अता हुसैन तहसीन। आगे अगला सवाल है, 21वां नंबर पे, आज़ाद बख्त किस दास्तान का किरदार है? जवाब हो जाएगा बाग व बहार। अगला सवाल है, रोम को मौजूदा दौर में क्या कहा जाता है? तो 22वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तुर्की। अगला सवाल है, मीर अमन कहाँ पैदा हुए? तो मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, कौन सी तसनीफ़ उसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाग व बहार। अगला सवाल है आपको, मीर अमन ने बाग व बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? जवाब हो जाएगा डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? तो जवाब हो जाएगा आपको जॉन जैकब, ठीक है। अगला सवाल है, ए खुदा के बंदों और इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अगर अपने पास बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी बात है। ये इबारत बाग व बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है? तो 27वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सैर चौथे दरवेश की। अगला सवाल 28वां नंबर पे पूछा है कि हबशी मुबारक और बादशाह मुल्क सादिक किस दास्तान के किरदार हैं? तो जवाब जो हो जाएगा आपको 28वां नंबर पे ऑप्शन नंबर डी, यानी सैर चौथे दरवेश की, ठीक है। 28 का जो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल है आपको, बाग व बहार का पहला दरवेश किसका बेटा?
था। तो पहला जो बादशाह है वो आपको मलिकुतुज्जार ख्वाजा अहमद, ठीक है, सी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भाग वो बहार का पहला तनकीदी एडिशन रशीद हसन खां ने कब शाये कराया? तो तीसवां का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966 ईस्वी। अगला सवाल है, मीर अमन का असल नाम क्या था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको मीर अम्मान। अगला सवाल है, भाग वो बहार में कितने अफराद का किस्सा बुनियादी तौर पर बयान हुआ है? तो इसमें जो जवाब हो जाएगा आपको 32वां नंबर पे ऑप्शन नंबर सी यानी 5, ठीक है, ये 4 दरवेशों का और एक बादशाह का, ठीक है, तो 5 हो गए, तो 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भाग वो बहार और फसाना अजायब को किस मुहक्किक ने तशरीहात इख्तिलाफ वो नुस्ख और फराहंग के साथ मुरतब किया है? तो 33वां का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रशीद हसन खां। 34वां नंबर पे जो सवाल पूछा है, बाग वो बहार जर्द बेल पर सवार होकर आने वाले नौजवान की उम्र कितनी बताई गई है? तो 34वां का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 ता 16, ठीक है, 15 या 16 साल का है। तो ये आपको यूनिट 3 तक का था। अब बात करते हैं यूनिट 4 फसाना अजायब, जिसे रजब अली बेग सुरूर ने लिखा है। फसाना अजायब रजब अली बेग सुरूर ने लिखा है। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इस आपको 22 ऑब्जेक्टिव का सवाल है, नेमारूजी सवाल है। आइए पहला सवाल देखते हैं, फसाना अजायब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? तो जवाब हो जाएगा आपको दास्तान। रजब अली बेग सुरूर कहाँ के रहने वाले हैं या थे, ठीक है, तो कहाँ के रहने वाले थे रजब अली बेग सुरूर? तो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी लखनऊ। अगला सवाल है, फसाना अजायब के अंदर जो है ना लखनऊ की अक्कासी की गई है, ठीक है, और दक्कनी की बात हो तो सबरस है, ठीक है, दिल्ली की बात अगर होती है तो इसके अंदर आता है आपको मीर अमन की दास्तान बाग वो बहार, ठीक है। अगला है, सुरूर के बाप का नाम क्या था? ठीक है, तो नाम बताइए। तो तीसरा का जवाब जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी असगर अली। अगला सवाल है, सुरूर की सन पैदाइश क्या है? तो सुरूर जो है कब पैदा हुए? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1786 ईस्वी, ठीक है। अगला सवाल है, सुरूर की सन वफात बताइए। तो पाँचवा का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1869 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल है, फसाना अजायब के मुसन्निफ कौन है? फसाना अजायब के मुसन्निफ कौन है? जवाब होगा मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर। अगला सवाल है, जान आलम की पहला मलिका का नाम क्या था? तो जान आलम की जो पहली मलिका उनका नाम क्या था? तो जवाब हो जाएगा आपको 7वां नंबर पे ऑप्शन नंबर बी माह तलअत, ठीक है, तलअत जो है ये आपको जान आलम की पहली मलिका का नाम है। अगला सवाल है, फसाना अजायब में तोता का नाम क्या है? तोता का नाम क्या था? तो फसाना अजायब में तोता का नाम है आपको गजबख्श, यानी बी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, फसाना अजायब की हीरोइन कौन है? तो जवाब हो जाएगा अंजुम आरा, यानी बी इस करेक्ट हो जाएगा। अंजुमन आरा, ठीक है, अंजुमन आरा है, बी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, फसाना अजायब के हीरो का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा जान आलम, ठीक है। अगला सवाल है आपको, अंजुमन आरा किसकी बेटी थी? तो ये इसका जो जवाब हो जाएगा आपको शाहजरनिगार, ठीक है, शाहजरनिगार की बेटी है अंजुमन आरा। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा किरदार फसाना अजायब का नहीं है? तो फसाना अजायब का किरदार नहीं है, तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे। तो 12वां का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महमूदा, ठीक है। शहजादा जान आलम हीरो है, ठीक है, और हीरोइन अंजुमन आरा है, मलका महर निगार है, ठीक है। तो ये सब किरदार फसाना अजायब में है, लेकिन महमूदा नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ रजब अली बेग सुरूर की नहीं है? तो इसमें जो जवाब हो जाएगा आपको 13वां नंबर पे ऑप्शन नंबर बी यानी मजहब इश्क, ठीक है, ये आपको रजब अली बेग सुरूर की नहीं लिखी गई है। अगला सवाल है, फसाना अजायब में किस शहर की तहजीब मिलती है? तो फसाना अजायब में आपको मिलती है लखनऊ, ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, फसाना अजायब में वज़ीर ज़ादे को तब्दील रूह का अमल कौन सिखाता है? तो 15 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जान आलम। अगला सवाल है, रजब अली बेग सुरूर का मदफून कहाँ है? तो यानी उनका कफन जो है यानी कहाँ दफनाया गया था उनको? 16वां नंबर का जो जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनारस में। अगला सवाल है, फसाना अजायब में इब्तिदा से आखिर तक किस तहजीब की झलकियाँ नज़र आती है? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपको लखनवी तहजीब, ठीक है, सी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कानपुर में किसकी फरमाइश पर सुरूर ने फसाना अजायब लिखी?
तो किसके कहने पर लिखी थी? तो 18 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हकीम असद अली। याद रखिएगा, कानपुर में किसकी फरमाइश पर सरूर ने फसाने अजायब लिखी? तो जवाब हो जाएगा हकीम असद अली के। ठीक है, अगला सवाल है, फसाने अजायब में जान आलम किसकी तलाश में घर से निकलता है? तो जवाब हो जाएगा आपको अंजुमन आरा, 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, फसाने अजायब में जान आलम तब्दीली रूह के तहत किस जानवर के जिस्म में हलूल करता है? तो 20वां का जवाब जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी बंदर। अगला सवाल है, फसाना अजायब का सबसे नहायत ज़हीन और बाअमल किरदार कौन सा है? तो इसमें जो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, मलका ए मेहर निगार। अगला सवाल है आपको जो इस यूनिट का आखिरी सवाल है, फसाना अजायब पहली बार कब शाये हुआ? यानी कब शाये हुई थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1824 ईस्वी। अब इस वीडियो का आखिरी यूनिट है यूनिट 5, रानी केतकी की कहानी, इंशाउल्लाह खां इंशा का लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं, इसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव सवाल है, यानी मारूजी सवाल है। तो आइए एक एक करके सारा देखते हैं। तो पहला जो सवाल है, रानी केतकी का ताल्लुक अदब के किस सिनफ से है? तो जवाब हो जाएगा दास्तान से। अगला सवाल है, रानी केतकी के मुसन्निफ कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा इंशाउल्लाह खां इंशा, यानी 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, इंशा की सन पैदाइश क्या है? तो इंशाउल्लाह इंशा जो है वो कब पैदा हुए, किस सन में? तो तीसरा का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1752 ईस्वी में। अगला सवाल है, इंशा की जाए पैदाइश बताइए। तो कहाँ पैदा हुए थे? तो जाए पैदाइश इनकी जो है आपको 14 का ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, इंशा की सन वफ़ात क्या है? तो सन वफ़ात जो है आपको ऑप्शन नंबर बी, 1817 ईस्वी। अगला सवाल है आपको, कामलता कौन थी? कामलता कौन थी? तो कामलता कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा रानी, ठीक है, रानी थी। अगला सवाल है, लक्ष्मीबाई का किरदार किस तरह का है? तो 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी का। लक्ष्मीबाई भी रानी है, कामलता भी रानी है, ठीक है। दरियाए लताफ़त के मुसन्निफ कौन हैं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको इंशा, ठीक है, 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, रानी केतकी के हीरो का नाम क्या है? रानी केतकी के हीरो कौन हैं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा कुंवर उदय भान, ठीक है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है, रानी केतकी से मुलाकात हीरो की कहाँ होती है? तो जवाब हो जाएगा बाग में, ठीक है। अगला सवाल है, दास्तान रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन है? राजा जगत प्रकाश कौन है? तो 11वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रानी केतकी का वालिद है, ठीक है। इंशाउल्लाह खां इंशा के तसनीफ़ किरदार। अगला सवाल है, इंशाउल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ करदा है फ़कत दास्तान का नाम है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। अगला सवाल है, इनमें से किस तसनीफ़ में अरबी और फ़ारसी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज़ किया, यानी एक भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया? तो जवाब हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। अगला सवाल है, रानी केतकी की कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। 15 नंबर पे सवाल पूछा है, दरियाए लताफ़त एक सदफ़ के अलावा कितने जज़ीरों पर मुश्तमिल है? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 7। अगला सवाल है 16 नंबर पे, इंशा ने दरियाए लताफ़त किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो किसकी फरमाइश पर लिखी थी? 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ने नवाब सआदत अली ख़ान, ठीक है, नवाब सआदत अली ख़ान। अगला सवाल है, सआदत अली ख़ान के अहद में किसने लखनऊ का रुख किया था? जवाब हो जाएगा इंशाउल्लाह खां इंशा ने। अगला है, इंशाउल्लाह खां की तसनीफ़ कौन सी है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको सिल्के गहूर, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मदन बान और जोगी महेंद्र किस दास्तान के किरदार हैं? तो जवाब हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। अगला सवाल है, सर झुका कर नाक रगड़ता हूँ उस अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया, और बात की बात में वह कर दिखाया जिसका भेद किसी ने ना पाया। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? तो जवाब हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। तो इसका आप देख पा रहे होंगे जवाब दिया हुआ है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।